गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग देख रहे थे विधायी शक्तियाँ। अब 2 शक्तियाँ बची हुई राष्ट्रपति की। तो पहले हम वीटो शक्ति देख लेते हैं, फिर आपातकालीन शक्तियाँ। तो नेक्स्ट जो भी हो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। या वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहीं पर थोड़ा आइडिया हम लोग ले लेते हैं, क्या है क्या नहीं है इसमें। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है कि जो विधेयक पास होता है, पहले वीटो का मतलब क्या होता है? मना करना। वीटो का मतलब होता है हिंदी मतलब मना करना, या सिंपली रिजेक्ट करना। कोई बिल आया, नहीं अच्छा लगा, रिजेक्ट कर दिया गया। और एक सुनते हैं इसके बारे में, जैसे कि वीटो पावर कहाँ है? P5 देशों के पास, संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इनके जो 2 कैटेगरी हैं, एक तरफ है परमानेंट मेंबर या स्थायी सदस्य, और दूसरी तरफ है अस्थायी सदस्य 10। अस्थायी सदस्य। तो ये जो परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो पावर है, वीटो शक्ति होती है। कितने लोग हैं? 5। इनके नाम आप लोग जानते होंगे। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। वीटो, इसका मतलब ये होता है कि इन लोगों ने अगर मना कर दिया कोई प्रस्ताव, तो वो पास नहीं होगा। तो वैसे ही राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। तो सेम काम वही है वीटो शक्ति का जो वहां पर। तो ये हमारा रेफरेंस दूसरा था। तो यहाँ पर होता क्या है, संसद द्वारा कोई जब प्रस्ताव पास किया जाता है, संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन के लिए। असेंट लिखते हैं, अनुमोदन शब्द अच्छा नहीं है। असेंट सहमति के लिए, इंग्लिश में शब्द है असेंट। जब सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं 4। तो राष्ट्रपति के पास जो विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं। और कौन-कौन से विकल्प होते हैं? एक तो वह सहमति दे दे। तो ये तो ठीक है, सहमति दे दिया, जो विधेयक था वो कानून बन गया। अब यहाँ से शुरू होता है वीटो, मना करने। अब मना करने का तरीका पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा प्रकार का वीटो बोला जाता है। जैसे एक है एब्सोल्यूट वीटो।
दूसरा है सस्पेंशन वीटो। तीसरा है जेबी वीटो। ये हो गए 3 प्रकार। अब यहाँ पर एक चीज नोट रखेंगे, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ऊपर, ये अनुच्छेद 11 में 111 में वर्णित है। वीटो शक्तियां। और उस आर्टिकल का नाम है असेंटो बिल्स। अब हम चर्चा करते हैं इन वीटो की 1 बाय 1। पहले में तो सहमति दे दिया तो कोई बात ही नहीं है, तो हम फर्स्ट वीटो मानेंगे एब्सोल्यूट वीटो को। एकदम सहज और सरल। ये क्या होता है, बिल पेश किया गया, बिल को रिजेक्ट कर दिया। बिल ठीक नहीं है, अब ये कानून नहीं बन पाएगा। एक हो गया। दूसरा सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो में एक जो रेफरेंस आता है, सस्पेंशन बना हुआ है निलंबन से। सस्पेंड कर दो तो नहीं, किसी ऑफिसर ने गलत काम किया तो कहते हैं इसको सस्पेंड कर दिया जाए, तो उसका फायदा क्या होता है, सस्पेंड कर दिया मतलब वो कुछ देर काम नहीं करेगा, फिर जांच पूरी हो गई, फिर सस्पेंशन उसका कैंसिल कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और फिर वो पद पर बना रहता है, आ जाता है। तो यहाँ भी वही होता है। यहाँ जो विधेयक आया है, बिल आया है, बिल या विधेयक, विधेयक को जहां से आया वहीं वापस कर देते हैं। विधेयक को संसद वापस कर देना, विधेयक को संसद वापस कर देता है, तो कानून नहीं बन पाया, वापस तो कर दिया। ये होता है वीटो राष्ट्रपति का। ये भी तो एक प्रकार का मना है, काम नहीं किया, काम ना करने के तरीके देखिए, उसी को बोलते हैं वीटो। वहां पर काम करने का तरीका, जैसे यहाँ पर क्या है कि बिल आए वो ओके कर देते हैं, जैसे बिल आया ओके, ये काम कर दिया। ना करने का तरीका क्या है, पहली बात है मना ही कर दिया, हम नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, वापस ले जाओ, ये भी तो काम नहीं किया। तीसरा क्या होगा, तो ये हो गया सस्पेंशन वीटो। अब तीसरा काम करने का ना काम करने ना का, काम ना करने का तरीका जेबी वीटो। इसमें क्या होता है कि विधेयक पर कोई कार्रवाई ही ना करना, विधेयक पर कोई एक्शन ना लेना। बस पड़ा रहने दो, राष्ट्रपति के ऑफिस में आया है, पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा जेबी वीटो। अब इसमें समझने लायक हमारे लिए क्या है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 11 में क्या, कि राष्ट्रपति विधेयक को यथाशीघ्र वापस कर देगा। एज सुन एज पॉसिबल। अब जब सुन लगेगा तब करेंगे, इसलिए यहाँ जेबी वीटो एक्सरसाइज हो जाती है। ये अनुच्छेद 111 में ही है। अब इस वीटो का पहली बार प्रयोग किसने किया था, जेबी वीटो। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं जेबी वीटो नहीं पढ़ रहे हैं, ये है हमारा पॉकेट वीटो बेसिकली। कौन सा वीटो है, पॉकेट वीटो।
मतलब पॉकेट का मतलब होता है जेब, जेब में पड़ा रहने देना, मतलब कोई एक्शन नहीं लेना, विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करना, कुछ एक्शन नहीं लेना। और विधेयक क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, विधेयक खत्म हो जाएगा, विधेयक फिनिश हो जाएगा, या विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। ये हो गया पॉकेट वीटो। इसका एक्सरसाइज एक बार किया था, किसने किया था, एक ही बार हुआ, वो भी ज्ञानी जैल सिंह ने। 1986 में क्वेश्चन पूछा जाता है, और बिल कौन सा था, पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट। डाक एवं तार विधेयक, अमेंडमेंट था ये 1986, पोस्टल अमेंडमेंट बिल। तो ये हो गया पॉकेट वीटो। तो ये 3 वीटो हो गए राष्ट्रपति जो एक्सरसाइज करता है, इनका प्रयोग करता है। यहाँ सस्पेंशन वीटो में एक बात अगर हम और जोड़ना चाहें यहाँ पर, तो सस्पेंशन वीटो में नहीं, लिख लेते हैं हम लोग नोट करके। सस्पेंशन वीटो को ओवरराइड किया जा सकता है। आपसे कभी-कभी पूछा जाता है किस वीटो को ओवरराइड कर सकते हैं या किया जा सकता है। कैसे ओवरराइड का मतलब, सस्पेंशन वीटो को कैंसिल किया जा सकता है, कैसे, संसद उसी बिल को पुनः पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे, तो राष्ट्रपति सहमत देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस प्रकार से वीटो खत्म। तो ये हमने देख ली वीटो शक्तियां। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। एक बात यहाँ हम लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति की कोई शक्तियां इकट्ठा नहीं लिखी हुई हैं, पूरे संविधान में बिखरी हुई हैं, तो उन्हीं को इकट्ठा करके हम लोग पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ पर हैं, तो संविधान के भाग 18 में वर्णित है। आपातकाल प्रावधान नाम है इसका, इमरजेंसी प्रोविजंस। और इसका उल्लेख इसमें कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल शामिल हैं। ये एक भाग है पूरा, इसी में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां। तो एक एक करके हम देखते हैं इसमें। पहली शक्ति है राष्ट्रपति की, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। पहली है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात का प्रावधान कहां पर है, अनुच्छेद 352 में। इसमें लिखा हुआ है क्या, किस आधार पर घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। एक तो बात ये कि राष्ट्रपति ही उद्घोषणा करता है, किसकी, राष्ट्रीय आपात की।
राष्ट्रपति घोषणा करेगा, लेकिन सलाह पर कैबिनेट की लिखित सलाह पर, इस समय का प्रावधान लिखित सलाह पर, ओरली नहीं। कारण यहां पर यह संशोधन किया गया था, इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर था, क्योंकि एक अमेंडमेंट हुआ था 44वां संशोधन, जिसमें कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति वो घोषणा करता है राष्ट्रीय आपात की। एक दूसरी बात, किस आधार पर, आधार क्या होगा वो घोषणा का? 3 आधार हैं। पहला है उद्घोषणा का आधार युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाएं, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। जब घोषणा इन 2 आधारों पर होती है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि ये देश के बाहर की परिस्थितियों से जुड़ी हुई है, बाह्य आपात। और जो राष्ट्रीय विद्रोह के आधार पर करते हैं, तो इसको बोलते हैं आंतरिक, इंटरनल इमरजेंसी, आंतरिक आपात। आपको यहाँ याद रखना है, ये जो शब्द है सशस्त्र विद्रोह का, इसकी जगह पर इसकी जगह पर शब्द था आंतरिक अशांति। और इस शब्द को 44वें संशोधन द्वारा रिप्लेस किया गया था। ईयर 1978 याद रखना, पूछा जाता है, द्वारा इंसर्ट किया गया, जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह द्वारा जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह। जोड़ा गया, उसको हटा करके, आंतरिक अशांति को हटा करके। ठीक है, ज्यादा शब्द है रिप्लेस किया गया। आप लोग कंफ्यूज मत करिए, रिप्लेस किया गया। क्या पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, मैं कर, या अब क्या है? पहले था आंतरिक अशांति, और अब हो गया है, अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह। ठीक, अब ये क्यों किया गया था? ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, इसी के आधार पर 1975 की इमरजेंसी घोषित हुई थी। 1975 की आपात उद्घोषणा का आधार यही था। इसी वजह से जब जनता पार्टी सरकार में आई 1977 में, तब उसने इसको बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। और जो युद्ध है, हमारे पास 2 इमरजेंसी घोषित हुई इससे पहले, और एक घोषित की थी 1962, इसी के आधार पर हुई थी, चीन युद्ध से, और 1965 जब पाकिस्तान से हुआ, तब ये वाला घोषणा पहली वाली चल ही रही थी। ठीक है,
इसके बाद 1971 की, जो पाक वार हुआ था पाकिस्तान से, बांग्लादेश के लिबरेशन का। तो ये एक उद्घोषणा हो गई, ये 2 हो गई, और ये तीसरी उद्घोषणा हुई। 3 उद्घोषणाएं हुई अब तक, अलग अलग आधारों पर। 2 हुई युद्ध के आधार पर, तीसरी हुई इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। तो किस आधार पर उद्घोषणा हुई? नेक्स्ट क्या है, ये प्रभावी कब तक रहेगी? कब तक? 1 माह तक। इसके बाद इसके 1 माह के भीतर ही संसद में रखना होगा, संसद का अनुमोदन लेना होगा। किसका? इस जो इमरजेंसी है उसका जो प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में, और संसद से अनुमोदन लेना होगा। और संसद अगर पारित करती है तो 6 माह का विस्तार मिल जाएगा। मतलब इमरजेंसी 6 महीने के लिए हो जाएगी। और इसी प्रकार से आगे सरकार को हर 6 महीने पर अनुमति लेनी होगी। इसी प्रकार हर 6 माह बाद अनुमति लेनी होगी अगर विस्तार करना है तो। अब इसकी समाप्ति कैसे होगी? नेशनल इमरजेंसी जो हमने पढ़ा, इसकी समाप्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा से। एक तो इसी तरीके से हो सकती है, राष्ट्रपति घोषित कर दे भाई इमरजेंसी खत्म, तो दूसरा तरीका हो सकता है संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। मतलब संसद भी उद्घोषणा को वापस कर सकती है, लेकिन ये प्रस्ताव जो पास किया जाएगा वो साधारण बहुमत से होगा। इस तरह से राष्ट्रीय आपात की समाप्ति हो जाएगी। और अगर ये घोषणा की जाती है तो इसका प्रभाव क्षेत्र क्या होगा? प्रभाव क्षेत्र क्या, पूरे भारत में, चूंकि संघ सरकार घोषित कर रही है तो जहां चाहे कर सकती है, पूरे भारत में घोषित कर सकती है या किसी भाग में हो। किसी भाग में मतलब मान लीजिए कि यूपी में केवल घोषित होगी, या केवल एमपी में है, या केवल केरला में है, या कोई डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए अमरावती में है केवल। तो प्रभाव क्षेत्र जहां चाहे सरकार उतने में घोषित कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे भारत में ही घोषित करना उसके लिए अनिवार्य है। और एक बात और, ये आवश्यक नहीं है कि युद्ध अगली पार्टी घोषित करे, मतलब अगला कोई राष्ट्र हमला करे तभी हम घोषित करेंगे। आशंका हो जाए, आसन्न संकट की स्थिति में, इतना ही हो जाए, हम घोषित कर सकते हैं आसन्न संकट की स्थिति में भी घोषणा की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया
राष्ट्रीय आपात। अब इस उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा? पहले देखते हैं राज्य की कार्यपालिका पर। राज्य की कार्यपालिका का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा राज्यों का। मान लीजिए यूपी में नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई, तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं या उनके मंत्री हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव ये होगा कि केंद्र सरकार के निर्देश से चलना होगा उनको। संघ के निर्देश के अधीन काम करना होगा। इसका मतलब ये है कार्यपालिका भंग नहीं होती है, कार्यपालिका सस्पेंड नहीं होती है इमरजेंसी में। बस संघ ने जो कहा है, केंद्र सरकार ने जो कहा है, उसके हिसाब से राज्यों को काम करना है। जहां कह रहे हो अपने हिसाब से, जहां केंद्र कह रही है सरकार, वहां उनके हिसाब से करना, जहां नहीं कहा वहां अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, राज्य की विधायिका पर। राज्य की विधायिका पर मतलब जो विधानमंडल है राज्यों का, जिस राज्य में लागू की, वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये होगा कि संसद जो है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर, संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये राज्य सरकार, देखिए सूचियां कितनी होती हैं? 3। सूची का मतलब है इसमें विषय लिखे होते हैं, कौन से सब्जेक्ट पर कौन कानून बनाएगा। तो 3 है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, बीच में है समवर्ती। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ बनाएगा या केंद्र सरकार बनाएगी? राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। ये सामान्य व्यवस्था है। यहाँ पर यहाँ पर दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन किसी एक विषय पर दोनों ने बना दिया तो केंद्र का कानून माना जाएगा, ना कि राज्य का। ये सामान्य व्यवस्था है। इमरजेंसी जब लागू हो जाती है, तब इन तीनों ही विषयों पर, चूंकि इस पर तो केंद्र बना ही रहा है, यहाँ भी बना ही रहा है, ये छूटा हुआ था, तो इस पर भी अब कौन बनाएगा कानून? इस पर भी अब संघ बनाएगा। संघ का मतलब, संघ की विधायिका कौन है? संसद। ये परिवर्तन होता है इमरजेंसी के बाद। तीसरा है मूल जो अधिकार है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनका प्रभाव 2 अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 358 कहता है बाह्य आपात लागू होने पर, मतलब युद्ध या बाह्य आक्रमण,
युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य एक्सटर्नल इमरजेंसी या बाह्य आपात, अगर इसके आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू हुई है तो अनुच्छेद 19 स्वतः खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त, समाप्त नहीं, सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। समाप्त का मतलब कुछ और हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही उद्घोषणा हुई युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर, राष्ट्रपति ने घोषित किया, तुरंत ही आपको अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिली, अब आप बोल नहीं सकते कि जो भी मन में आया आप बोलेंगे, ये नहीं हो सकता। आपकी ये स्वतंत्रता चली जाएगी। और संघ बनाने की स्वतंत्रता और कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये सारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, एक है अनुच्छेद 359। इसमें प्रावधान किया गया है, अच्छा यहाँ जो 358 में हमने दिखाया, ये केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर स्वतः होगा। मतलब इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर अगर होता है तब अनुच्छेद 19 बचा रहेगा। यहाँ पर यदि आपात सशस्त्र विद्रोह पर नहीं है, सॉरी, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है तब ये सस्पेंड नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर घोषित है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 359 में क्या है कि अनुच्छेद 20 और 21 की अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी फंडामेंटल राइट निलंबित किए जा सकते हैं। मतलब ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे किसी भी हालत में। ये हो गया मूल अधिकारों पर प्रभाव। नेक्स्ट इमरजेंसी कौन सी है, दूसरी, संवैधानिक तंत्र की विफलता, या यूं कहें कि राष्ट्रपति शासन लिखते हैं सीधे शब्दों में, व्यवहार में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। इसका सही नाम क्या है, संवैधानिक नाम, संवैधानिक तंत्र की विफलता। कहाँ, राज्य में। और यह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, 356। घोषणा कौन करेगा, सारे काम राष्ट्रपति करता है तो घोषणा राष्ट्रपति करेगा बिना कुछ कहे। आधार क्या होगा, आधार होगा राज्यपाल की रिपोर्ट। एक, या
अन्यथा भी कहीं से प्राप्त हो जाए, अदरवाइज अन्यथा कहीं से सूचना मिले उसे। मतलब राज्यपाल रिपोर्ट भेजे तो ठीक है, नहीं भेजता है तो भी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो जाएगी। एक प्रावधान इसमें और है, अनुच्छेद 365, इसके तहत भी उद्घोषणा हो सकती है राष्ट्रपति शासन की। कैसे? अनुच्छेद 365 में लिखा है, राज्य संघ के निर्देशों का पालन करेगा। और अगर वो पालन नहीं करता है तो संविधान का उल्लंघन, और संविधान का उल्लंघन हुआ तो राष्ट्रपति शासन लागू। और दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 355, इसके आधार पर भी ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से जुड़ा हुआ है, राज्य की सुरक्षा से। इसके आधार पर भी घोषणा हो सकती है। तो ये 356 के साथ 355 और 365 जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे इसको। अब देखते हैं इसका प्रभाव कब तक जारी रहेगी। तो मैक्सिमम इनका पीरियड अभी 2 माह तक है, 2 माह तक। और इसके बाद क्या करना होगा, 2 माह के भीतर संसद की अनुमति लेनी होगी। 2 माह के अंदर संसद की अनुमति लेनी होगी। अगर संसद ने ओके कर दिया तब तो इनको, ओके का मतलब पारित कर दिया, ओके का मतलब क्या हुआ, पारित, साधारण बहुमत से। तो इसका विस्तार हो जाएगा कितना, 6 माह के लिए। अगर ओके किया तो 6 मंथ का विस्तार मिल जाएगा। और अगर ओके नहीं किया, नॉट ओके, तो राष्ट्रपति शासन खत्म। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अगर 1 वर्ष से ज्यादा जारी रखना है राष्ट्रपति शासन, तो शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। तो शर्त है, पहली शर्त ये है, या तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगी हो राज्य में, तब चुनाव चलो, कोई बात नहीं, मत करवाइए। या फिर निर्वाचन आयोग जो है हमारा, चुनाव आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो निर्वाचन आयोग चुनाव कराने से मना कर दे कि हम चुनाव नहीं करवा पाएंगे। मना तो वो कर नहीं सकता, मना क्या करेगा कि भाई इस समय स्थितियां ठीक नहीं है कि हम चुनाव करवा पाए, चुनाव कराने से मना कर दे। अगर ये 2 आधार हैं तब 1 वर्ष से ज्यादा विस्तार दे सकते हैं। इसके बावजूद मैक्सिमम पीरियड तय कर रखा है संविधान में, वो है 3 साल। 3 साल से ज्यादा ये नहीं लगेगा। अगर इसके बाद करना है तो संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना होगा। मैक्सिमम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके आगे अगर करना है तो संविधान में होगा संशोधन, और ये हर 6 महीने, 6 महीने के लिए बढ़ेगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा,
राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। पहला प्रभाव क्या होगा? राज्य की कार्यपालिका पर। क्योंकि राज्य में लागू होता है तो उसी पर प्रभाव देखेंगे हम क्या होता है प्रभाव। तो राज्य जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा, कार्यपालिका भंग कर दी जाएगी। और कार्यपालिका भंग, तो कार्यपालिका के काम कौन करेगा? तो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है। शक्ति राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। तो राष्ट्रपति उस शक्ति का खुद एक्सरसाइज करेगा या कोई अपना प्रतिनिधि भेजेगा कि भाई ये लोग मिलकर शासन संभालें, या प्रतिनिधि द्वारा शासन करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति शासन करेगा कैसे? करेगा तो केंद्र सरकार ही, क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? केंद्र की, मतलब प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है वो। तो कार्यपालिका भंग और शक्ति एक्सरसाइज करेगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका भंग होने का मतलब क्या है ना? सीएम और कैबिनेट मंत्री खत्म। अब ये चीजें दोनों ही खत्म, फिनिश्ड। ये रहेंगे अब राज्य में। दूसरा, विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राज्य की विधायिका पर, संबंधित राज्य की विधायिका पर, विधानमंडल जो होता है। तो एक तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, एक। दूसरा, जो विधायिका होती है वो सस्पेंड स्थिति में रहेगी। विधानमंडल क्या रहेंगे? सस्पेंडेड रहेंगे। और ये डिजॉल्व तब होगा, सस्पेंड रखा जाएगा। और सस्पेंड रखते समय क्या है कि कोई और अगर सरकार बनना चाहे ताकि वो बना सके, कोई और सरकार बनाना चाहे तो बना सकता है, मतलब बहुमत साबित करना होगा, चाहे तो बना ले। एक तो रीजन ये होता है। दूसरा, सस्पेंड के बाद ये डिजॉल्व तब होगी जब संसद के द्वारा उसे पारित कर दिया जाएगा। विघटन तब होगा जब प्रस्ताव संसद पारित कर देगी। राष्ट्रपति शासन का जो प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा वो पारित कर देगी, तब विघटन हो जाएगा, तब होगा राज्य में चुनाव। ठीक है। यहाँ पर एक और बात क्या है, अब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी, तो यह जो कानून बनेगा कब तक वैलिड रहेगा? तो जब तक उसे निरसित नहीं किया जाएगा, उसे रिपील नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है? मूल अधिकार पर प्रभाव। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं तीसरी आपात पर, जिसका नाम है वित्तीय आपात। फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद कौन सा है?
360। घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। सारी घोषणाएं राष्ट्रपति करता है। आधार क्या होगा? किस आधार पर घोषणा करेगा? यदि भारत की साख खतरे में हो। साख का मतलब क्रेडिट। या वित्तीय अस्थिरता की स्थिति हो। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। इन दो आधारों पर वित्तीय आपात लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देगा। कब तक लागू रहेगी? 2 माह तक। और इस 2 माह का जो पीरियड होगा, इसमें संसद के अनुमति लेनी होगी, नहीं तो इसके बाद वो खत्म हो जाएगा। और संसद की अनुमति कैसे मिलेगी? जो प्रस्ताव रखा जाएगा, कैसे पास किया जाएगा? प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। बहुमत से पारित किया जाएगा। और पारित होने के बाद कब तक लागू रहेगी? एक बार पारित हो गया, एक बार संसद द्वारा पारित होने पर अनिश्चित काल के लिए लागू रहेगी। आपको याद यहाँ क्या करना है? अनिश्चित काल के लिए लागू। भारत में अब तक कितनी बार हुई है? अब तक कितनी बार लागू? तो ये है नील, मतलब एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति आई ही नहीं लागू करना पड़े। अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, सारा प्रभाव इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो वित्त पर दिखेगा प्रभाव। सभी के वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी। पैसा बचाना है ना, तो वेतन भत्तों में कटौती। सभी के वेतन का मतलब जो लोग सरकारी पदों पर आसीन हैं, प्राइवेट वालों का नहीं। सरकारी पदों पर आसीन लोग जो हैं, इसमें सभी लोग शामिल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, तो और न्यायाधीश शामिल हैं, तो कोई बचेगा नहीं। इसके अलावा न्याय उनसे शुरू करके नीचे प्यून तक सबकी सैलरी में कटौती हो जाएगी। और प्रभाव क्या होगा? राज्य के धन विधेयक। राज्य सरकारों के धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आरक्षित किए जा सकते हैं, ताकि राष्ट्रपति देख सके कौन कितना खर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के देखने का मतलब केंद्र सरकार देख सके। तो इस तरह से हम लोग राष्ट्रपति भी खत्म कर दी और इमरजेंसी के जो प्रावधान है वो भी खत्म कर दी एक साथ में ही। तो हम लोग कल मिलेंगे उपराष्ट्रपति के साथ में। थैंक यू।